राधे राधे दोस्तों। आज हम गणित की सब्जेक्ट लेकर आए हैं आपके लिए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संख्याएं क्या होती है, यानी संख्या कितने प्रकार से बांटा गया है। तो आज हम संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे। संख्या पद्धति प्रश्नावली रहेगी हमारे दोस्तों आज गणित के अंदर। इसमें हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संख्याओं के प्रकार। तो विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती है, जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और असहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या। तो ये विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती है दोस्तों। तो हम ये विभिन्न प्रकार की संख्याओं को पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। तो फर्स्ट संख्या है हमारे दोस्तों प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या उसको कहेंगे दोस्तों ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती है। ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक चले, यानी एक से लेकर के अनंत तक चलने वाली संख्या ये क्या कहलाती है दोस्तों? प्राकृत संख्या कहलाती है दोस्तों। तो आप परिभाषा में आपको नोट्स नहीं कराऊंगा दोस्तों, आप परिभाषा वीडियो पीछे देख लेना बार बार, और मैं जो भाषा बोल रहा हूँ वो परिभाषा ये दोस्तों लिख लेना। मैं वापस परिभाषा बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर के अनंत पर समाप्त होती है उस संख्या को क्या कहेंगे दोस्तों? प्राकृत संख्या कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे दोस्तों? प्राकृत संख्या कहलाती है दोस्तों। नोट्स लगा के लिख लेना दोस्तों। इसमें जीरो प्राकृत संख्या नहीं होती, यानी शून्य है जो प्राकृत संख्या नहीं है दोस्तों। शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, संख्या नहीं है दोस्तों। तो शून्य क्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है दोस्तों, शून्य है ना। तो अगली संख्या पढ़ते हैं दोस्तों। अगली संख्या लेंगे दोस्तों हम पूर्ण संख्या। ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर के अनंत तक चले उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे दोस्तों। तो प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या में शामिल कर सकते हैं दोस्तों। अर्थात ये जीरो से शुरू होगी दोस्तों। ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, अनंत तक, जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अगली हम बात करेंगे दोस्तों पूर्णांक संख्या। क्या बात करेंगे दोस्तों? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है दोस्तों? ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ओर से चले तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाएगी दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे ये जीरो है तो जीरो से इधर +1 +2 इस प्रकार से लेकर के अनंत तक, और जीरो से -1 -2 इस प्रकार से लेकर के इधर भी क्या दोस्तों? अनंत तक चले दोस्तों। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो पूर्णांक संख्याएं दोस्तों, अब मैं आप प्रश्न ऐसा आता है दोस्तों कंपटीशन क्लास के अंदर दोस्तों कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एग्जांपल है कि पूर्णांक संख्या ऐसे मैं दे रहा हूं दोस्तों एग्जांपल। पूर्णांक संख्या क्या प्राकृत संख्या हो सकती है? प्राकृत संख्या हो सकती है
पूर्णांक संख्या क्या प्राकृत संख्या हो सकती है? दोस्तों सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। यदि यही मेरा प्रश्न था, पूर्णांक संख्या में यदि ये चेंज कर देता हूं, पूर्णांक संख्या में एक क्या प्राकृत संख्या हो सकती है? हाँ दोस्तों, प्राकृत संख्या एक इसमें भी आ रही है एक, और पूर्णांक में भी दोस्तों एक आ रहा है। तो दोस्तों एक प्राकृत संख्या हो सकता है। दोस्तों कहने का मतलब दोस्तों, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, जबकि पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाइक कर लेना दोस्तों। प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, हो सकती है। क्या प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है और प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, जबकि पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती दोस्तों। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या के अंदर -2 होता है, जबकि पूर्ण संख्या में -2 और प्राकृत संख्या में -2 नहीं होने के कारण दोस्तों प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या कतई नहीं होगी। दोस्तों याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ विषय वस्तु, आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आई होगी दोस्तों। तो मैं इसके अगला पार्ट लेता हूँ। 4th नंबर संख्या है हमारी 4th नंबर संख्या है हमारी दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और इसी का दूसरा नाम है दोस्तों रूढ़ संख्या। क्या नाम है दोस्तों? रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या। तो क्या होती है दोस्तों अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या? अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं के अलावा दोस्तों, स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए दोस्तों। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी दोस्तों? अभाज्य संख्याएं कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा भाग पूरा पूरा नहीं जाए दोस्तों, क्या कहलाती है दोस्तों? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसका दूसरा नाम है दोस्तों रूढ़ संख्याएं। दो एक ऐसी संख्या है दोस्तों, दो एक ऐसी संख्या है दोस्तों, ऐसी संख्या है दोस्तों जो सम संख्या होते हुए भी, सम संख्या होते हुए भी, सम संख्या होते हुए भी क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या है। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर ये बनता है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 2 में स्वयं के अलावा किसी का अन्य का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, या 1 के अलावा। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों? ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा या 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। दोस्तों नोट्स करिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर हम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्या है, यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, इसके अलावा 11 आएगी दोस्तों, क्योंकि 7 के बाद में 9 नहीं करना है दोस्तों। 9 में भाग जाता है दोस्तों, स्वयं के अलावा 3 का जाता है, इसलिए 9 नहीं आएगा दोस्तों। ध्यान रखना, मैंने आपको परिभाषा क्या बताई दोस्तों?
ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए तो उस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती है दोस्तों? अभाज्य संख्याएं कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 3 5 7 11, इसके बाद में 15 नहीं सॉरी दोस्तों, इसके बाद में 13 होगी दोस्तों, इसके बाद में 17 होगी। ऐसे ऐसे आपको संख्याएं आगे करना है। तो इस प्रकार से संख्याएं दोस्तों 1 से लेकर के 100 तक गिनती के अंदर हम जो बात करें तो अभाज्य संख्या कितनी है दोस्तों? 25 है दोस्तों। कितनी है? 25 संख्या ऐसी है जो दोस्तों क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। अब हम बात करें भाज्य संख्या की। 5 नंबर पॉइंट है हमारा भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग पूरा पूरा जाता है तो इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्या का दूसरा नाम है यौगिक संख्या। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये परिभाषा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। दोस्तों आप यहां पर ध्यान देना। दोस्तों भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं दोस्तों, 4 6 8 9 10 12 14, ये सब क्या है दोस्तों? भाज्य संख्या है। कैसे? मैंने क्या कहा? ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे 4 है तो 4 में अन्य संख्या 2 आ गई तो 2 बार में जा रहा है दोस्तों। जैसे 6 है तो 6 में भी क्या है दोस्तों? अन्य संख्या का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। 6 में 30 3 का भी जा रहा है ना? तो ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाए तो इसमें भी अन्य संख्या का भाग जा रहा है, इसमें भी अन्य संख्या का भाग जा रहा है। जैसे 9 मान लेता हूं, 9 है तो 9 में भी भाग जा रहा है दोस्तों, 3 का भाग है ना? तो इस प्रकार की संख्या किस में आएगी दोस्तों? भाज्य संख्या में आएगी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको परिभाषा अच्छी तरीके से समझ में आई होगी दोस्तों। अगली परिभाषा बात करता हूं दोस्तों, 6 नंबर लूंगा परिभाषा, सम संख्या। सम संख्या वह होती है दोस्तों ऐसी पूर्णांक संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग जाए। ऐसी पूर्णांक संख्या, मैंने परिभाषा क्या बोली दोस्तों? ऐसी पूर्णांक संख्या जो 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं दोस्तों, 2 4 6 8 10 12 14, ये सब क्या है दोस्तों? सम संख्या है। जबकि 7 नंबर परिभाषा बात करता हूं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है दोस्तों? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा है, यानी कहने का मतलब दोस्तों पूर्णांक संख्या, ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे मैं बात करता हूं 1 3 5 7 9 11, ये क्या है? सब विषम संख्या है दोस्तों। क्या है? विषम संख्या है ना? तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको विषम संख्या और सम संख्या अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगली परिभाषा की बात करता हूं, 8 नंबर परिभाषा है दोस्तों, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या
संख्या उसको कहेंगे दोस्तों जिसको हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। किसके रूप में? P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? परिमेय संख्या कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/1, 3/2, तो इसमें हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। तो 3/2, तो इस प्रकार की संख्या क्या आएगी दोस्तों? परिमेय संख्या होगी दोस्तों। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी दोस्तों। P अपॉन Q का मान इज इक्वल टू नॉट 0 होगा दोस्तों, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। P अपॉन Q का मान इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि P अपॉन Q का मान कभी इसका मान कभी 0 नहीं आएगा, परंतु यहाँ पर बात याद रखनी है, एक ऐसी संख्या जो 0 है परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। क्यों? क्योंकि 0 को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए दोस्तों 0/1। तो ये क्या होगी दोस्तों? परिमेय संख्या होगी दोस्तों। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी दोस्तों? ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और P अपॉन Q का मान इज इक्वल टू नॉट 0 हो, तो इस प्रकार की संख्या परिमेय संख्या कहलाती है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं ये परिभाषा आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी दोस्तों। अब मैं बात करता हूं ए परिमेय संख्या। 9 नंबर परिभाषा है दोस्तों ए परिमेय संख्या। ए परिमेय संख्या, ए परिमेय संख्या वो होगी दोस्तों जिसको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यदि लिख भी सकते हैं तो दोस्तों उसका मान 0 आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं दोस्तों ए परिमेय संख्या की, तो यहाँ पर दोस्तों 0 के बाद में पॉइंट है, उसके बाद में 3, 4, 6, 8, 9, 1, वापस 3, 2, 4, 3, कहने का मतलब इस प्रकार से संख्या आ रही है। तो संख्या किस में होगी दोस्तों? अनंत तक कोई भी संख्या आ रही है तो ये संख्या ए परिमेय संख्या होगी दोस्तों। जबकि दोस्तों 0.3468 जी 3, 4, 6, 8 ये बार बार क्रम आ रहा है, तो इस प्रकार की संख्या परिमेय होगी दोस्तों, याद रखना। क्योंकि इसमें हम बार से शो करके हम इसको P अपॉन Q में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या में चली जाएगी दोस्तों। जबकि ए परिमेय संख्या के अंदर दोस्तों हम इसमें बार नहीं आ रहा है दोस्तों, 0.34 ऐसे संख्या अनंत तक चली जा रही है, तो ये क्या है दोस्तों? ए परिमेय संख्या है दोस्तों। दोस्तों याद रखना दोस्तों, एक बात मैं कह रहा हूं दोस्तों कि यदि कभी रूट के अंदर ऐसी संख्या आ जाए छोटी से छोटी जिसको हम वर्ग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे √2 है, इसको बाहर नहीं निकाला, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा दोस्तों। √5 है, √5, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या एग्जाम्पल है। जैसे √10 है, तो ये क्या है दोस्तों? ए परिमेय संख्या है। यहाँ पर बात करता हूं दोस्तों √25 है, तो ये दोस्तों परिमेय संख्या है। क्यों दोस्तों पूछो आप, तो मैं बताता हूं दोस्तों, क्योंकि √25 के अंदर 5 है, जो हम रूट वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने के बाद में ये आता है 5 से, तो 5 को मैं 5/1 लिखूं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, क्योंकि मैं इसको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर दिया दोस्तों, तो ये दोस्तों परिमेय संख्या होगी दोस्तों। जबकि √2 ए परिमेय संख्या है, √5 ए परिमेय संख्या है, √10 ए परिमेय संख्या है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों परिमेय संख्या और ए परिमेय संख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगली बात करता हूं काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या।
10 नंबर परिभाषा की बात करता हूं। अगली संख्या है वास्तविक संख्या। ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार से कोई संख्या है, उस प्रकार की संख्या को व्यक्त करना ही दोस्तों वास्तविक संख्या कहलाएगी दोस्तों। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आएगी दोस्तों। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है दोस्तों। यानी इसमें क्या होगा? परिमेय व अपरिमेय संख्या हो तो इसे वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करता हूं दोस्तों, कोई सा भी ले लेते हैं दोस्तों। 0/1, √25, √2, पाई। तो ये सब क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या है। अगली बात करता हूं दोस्तों काल्पनिक संख्या। 12 नंबर परिभाषा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वह होती है दोस्तों जिसकी कल्पना नहीं की जा सके। नाम से स्पष्ट है, ऐसी संख्या जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? काल्पनिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करता हूं दोस्तों, तो रूट के अंदर -25 है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती दोस्तों। -√35 है, या रूट के अंदर माइनस होना जरूरी है दोस्तों, या -√, कोई से मान लो दोस्तों 225 है। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? काल्पनिक संख्या कहलाती है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं यह विषय वस्तु आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब बात करता हूं दोस्तों मैं अगली संख्या की। दोस्तों ये हो गई हमारी संख्या के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। भाजकता के नियम। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी भाजकता के नियम क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम ऐसे ही भाग तो दे सकते हैं। अरे हम भाग तो दे सकते हैं, परंतु भाजकता के नियम से हम भागे बड़ी संख्याओं का, जैसे मैंने आपको कह दिया 3, 7, 8, 4, 2, 6, 4, 0, 3, ऐसी कोई संख्या कोई बड़ी आ गई आपको 8, 9, ये किससे भाज्य होगी बताओ? कंपटीशन में ऐसे आता है प्रश्न, किससे भाज्य होगी? तो यहाँ पर भाजकता का नियम काम आएगा दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों? भाजकता का नियम, ताकि ये आपको भाग करने में आसानी हो जाए और आपको पता चल जाए कि ये किससे भाज्य होगी। इस प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि ये किस संख्या से भाज्य होगी। मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये 2 से भाज्य होगी। हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों होगी 2 से भाज्य, ये है ना। तो फर्स्ट ही हम पढ़ते हैं 2 से भाजकता का नियम। भाजकता का नियम से पहला पॉइंट पढ़ते हैं 2 से भाज्य, यानी 2 से कौन सी संख्या भाज्य होती है? ऐसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। इकाई अंक ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक
0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से भाज्य होगी दोस्तों। क्या होगी दोस्तों? 2 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल ले लेता दोस्तों में, जैसे 6 4 3 4 2 8। तो ये दोस्तों आप भाग करके देख लेना, 2 से बाजी होगी दोस्तों, मैं वादा करता हूँ। यदि आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों, कैसे बाजी हो रही है या नहीं। मुझे तो यहाँ पता चल गया इकाई अंक यहाँ पर क्या है 8 है, तो इकाई अंक 8 हो तो 2 से बाजी होगी। चेक कर लेते हैं दोस्तों होगी कि नहीं होगी। 3 बार दिया, 1 2 4 3 2 6 है ना। इसे ले लेते दोस्तों छोटे छोटे क्रम में। ये गया दोस्तों है ना, तो ये क्या बच गया लास्ट में बच गया, तो ये हो गया हमारा दोस्तों 2 से भाज्य है ना। अगली हम बात करते हैं 3 से भाज्य। 3 से भाज्य ऐसी संख्या जिसका योग करने पर उस संख्या में यदि 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा दोस्तों। संख्याओं का क्या करेंगे, इसमें योग करेंगे। संख्याओं का योग करने पर योग करेंगे तो ये 3 से भाज्य होगी है ना, तो ऐसी संख्या क्या होगी 3 से भाज्य होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों 2 3 6 3 4 और 3। ये कोई संख्या है तो मैं इस संख्या का क्या करूंगा दोस्तों, योग करूंगा। तो ये 3 से भाज्य होगी या नहीं होगी, तो देख लेते हैं दोस्तों। 4 3 7 8 9 10 10 6 16 17 18 19 20 21। इस संख्या का योग कितना हो रहा है दोस्तों, 21 हो रहा है। योग किया मैंने है ना, और इसमें हम मैं भाग दूंगा 3 का, तो 3 का भाग जा रहा है 21 में, तो इस संख्या में दोस्तों 3 का भाग जाएगा। अगली बात करता हूं दोस्तों 4 से भाज्य। 4 से भाज्य ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक और दहाई अंक में भाग जाए 4 का, तो वो संख्या पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों 5 7 8 9 4, और ये कोई संख्या है दोस्तों, तो इसमें 4 का भाग जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर देख लिया इकाई और दहाई अंक। मैंने परिभाषा क्या बोली, ऐसी संख्या जिसमें इकाई और दहाई अंक में यदि 4 का भाग जाए तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, 4 से भाज्य होगी दोस्तों। तो यहाँ पर 4 से भाग जा रहा है 7 बार है ना, तो इसमें 2 संख्या देख ली मैंने, 28 में भाग जा रहा है 4 का, इकाई और दहाई में देख लिया मैंने, तो ये पूरी संख्या में भाग जाएगा दोस्तों। आप देख लेना, करके देख लेना, पूरी संख्या में पूरी भाग इसमें जाएगा पूर्ण रूप से। 4th नंबर एग्जाम्पल की बात करता हूं दोस्तों 5 से भाज्य। ऐसी बड़ी संख्या, ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 0
या 5 हो तो वो संख्या उसमें क्या होगी दोस्तों, 5 से भाज्य होगी। वो संख्या क्या होगी, 5 से भाज्य होगी। यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो क्या हो गया, वो 5 से भाज्य होगा। क्या होगा दोस्तों, 5 से भाज्य होगा दोस्तों। 5 नंबर परिभाषा की बात कर रहा हूं दोस्तों, 6 से भाज्य ऐसी संख्या जिसका 2 या 3 का भाजकता का नियम पालन कर रहा हो, यानी ये नियम इसमें पालन कर रहा होगा दोस्तों, 6 से भाज्य संख्या कहलाएगी दोस्तों। यानी जो संख्या 2 से भाज्य है या 3 से भाज्य है तो वो संख्या 6 से भी भाज्य होगी दोस्तों। अगली बात करता हूं दोस्तों 6 नंबर परिभाषा की। 7 से इंपॉर्टेंट नहीं होगा दोस्तों, 7 से भाज्य संख्या कोई नियम सही तरीके से नहीं है दोस्तों, है ही नहीं भाजकता के नियम के अंतर्गत भी। यदि है तो भी उसमें डबल करके पीछे से 2 अंक डबल करके उसके बाद में पूरी संख्या का योग कर घटाने पर उसमें आता है, तो दोस्तों हार्ड पड़ेगा। वैसे तो हमें आसानी से नहीं निकाल सकते 7 का भाज्य, तो इसमें डायरेक्ट 8 से भाज्य करेंगे, 8 से भाज्य। ऐसी संख्या जिसका इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसमें 3 चीजें याद रखना दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा। संख्या कितनी भी बड़ी हो चाहे उसकी इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी लास्ट 3 संख्या है ना, उसमें यदि 8 से भाज्य है, 8 से हम भाग जा रहा है, हमारा 8 से भाग जा रहा है लास्ट 3 संख्या में, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा में 3 संख्या में, तो पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी दोस्तों। अगली बात करता हूं 9 से भाज्य। नौ से भाज्य ऐसी संख्या जिसकी योग करने पर हम वही का वही नियम है, 3 से भाज्य वाला ही नियम 9 के भाज्य में लागू हो रहा है दोस्तों। ऐसी संख्या जिसका योग करने पर यदि 9 से भाज्य है, योग कहने का मतलब योग 9 से भाज्य होना चाहिए दोस्तों। यदि 9 से भाज्य योग हो रहा है, ऐसी संख्या जिसका 9 से योग हो रहा है भाज्य, तो 9 से भाज्य होगी दोस्तों। एग्जाम्पल ले लेते दोस्तों, 8, 9, 8, 9, 4, तो ये देखो दोस्तों 8 और 8, 16, 4, 20, 20, 18, 20, 18, 38 और 7, 45। इसका योग कितना आया दोस्तों, 45 आया। कितना आया, 45 आया। कितना आया, 45 आया। तो ये 45 क्या है, 9 से भाज्य होगी दोस्तों, है ना। तो ये संख्या 9 से भाज्य होगी क्योंकि इसका योग 45 आया, तो 45 में 9 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी 9 से भाज्य होगी दोस्तों। अगला पढ़ता हूं 10 से भाज्य। 10 से भाज्य सबसे इजी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको भाजकता का नियम थोड़ा सा जटिल तो लग रहा होगा, पर आपको एक बार याद होने के बाद में आपको भाग करने में आसानी होगी दोस्तों, क्योंकि ये मैथ्स है ना, तो थोड़ा सा नींद भी आ सकती है आपको। ये वीडियो भी लंबा हो गया काफी, मेरे को भी पता है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा सब्र और कीजिए, 5-10 मिनट और। तो 10 से भाज्य, तो 10 से भाज्य ऐसी संख्या
ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, सबसे इजी है। इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? 10 से भाज्य होगी दोस्तों। क्या होगी? 10 से भाज्य होगी दोस्तों। अगली बात करता हूं दोस्तों 11 से भाज्य। ऐसी संख्या जिसका सम संख्या तथा विषम संख्याओं का योग यदि 0 या योग का अंतर ऐसी संख्या जिसका सम संख्या तथा विषम संख्याओं का योग का अंतर 0 अथवा 11 से गुणज हो, यानी 11 से भाज्य हो, तो इस प्रकार की संख्या 11 से भाज्य होगी दोस्तों। एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, मैं एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, कोई सा भी लेते हैं दोस्तों। 8, 9, 3, 2, 1, 4। तो ये क्या है दोस्तों? सम संख्या कौन सी है इसमें? सम संख्या ये है, इसके बाद में सम संख्या ये है, ठीक है। और ये विषम संख्या होगी दोस्तों, है ना। तो मैंने परिभाषा क्या बोली दोस्तों? ऐसी संख्या जो सम संख्या तथा विषम संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 0 या 11 से गुणज या 11 स्वयं हो तो भी चलेगा। तो दोस्तों संख्या क्या होगी? 11 से भाज्य होगी। ये संख्या देखता हूं दोस्तों 11 से भाज्य है या नहीं, देखता हूं, मैं चेक करता हूं। 1, 3 कितना हुआ यहाँ पे? 4, 4, 8, 4, 12। और यहाँ पे कितना हो रहा है? 9 और 1, 10, 9, 10, 11, 4, 12, 13, 14, 15 हो रहा है। नहीं हो रहा है दोस्तों, ये नहीं होगी भाज्य दोस्तों 11 से। इसमें और ऐड कर देता दोस्तों। तो ये दोस्तों होगी या नहीं होगी दोस्तों? तो ये हो सकती है दोस्तों। आप देखो दोस्तों, इसमें विषम संख्या है, विषम संख्या ये होगी दोस्तों 3, इसके बाद में 1, इसके बाद में 3, इसके बाद में 8, है ना। इसका योग करूंगा 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15। और इसमें भी देखो दोस्तों 4, 4 और 2 6, 6 और 9 15। तो इसमें सम संख्या और विषम संख्या इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? 0 है। तो ये दोस्तों 11 से भाज्य होगी दोस्तों। ये हुआ हमारा भाजकता का नियम। अब हम पढ़ेंगे सरलीकरण। सरलीकरण में बोर्डमास का नियम पढ़ेंगे। बोर्डमास का नियम, बोर्डमास नियम क्या होता है दोस्तों? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और इसका अर्थ होता है एडिशन, और इसका अर्थ होता है सबट्रैक्शन। हाँ, तो बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, ओ का ऑफ, डी का डिवीजन, एम का मल्टीप्लिकेशन, ए का एडिशन और एस का सबट्रैक्शन। यानी कोई भी मान लीजिए कोई हमारे को दे रखा है, कोई समीकरण दे रखी है, तो समीकरण में जैसे ऐसी समीकरण होगी दोस्तों हमारे, जैसे आप देख लेना दोस्तों 3 भाग 3 प्लस 4 ऐसे दे रखी होगी दोस्तों। तो आपको किस प्रकार से इसको सोल्व करनी है दोस्तों? तो इसमें बोर्डमास के नियम के अनुसार दोस्तों ये समीकरण सोल्व होगी दोस्तों।
तो इस बड़ी समीकरण ऐसी कोई दे दी जाती है कि ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार की समीकरण को बोल्ट्जमान के नियम की सहायता से दोस्तों सोल्व किया जाता है। पहले हम बोल्ट्जमान का नियम पढ़ेंगे, फिर समीकरण हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो बोल्ट्जमान का नियम क्या हो गया दोस्तों कि सबसे पहले हमारे को ब्रैकेट सोल्व करना है। बोल्ट्जमान का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, इसके बाद में ऑफ का मतलब होता है यानी, और इसके बाद में डिवीजन का मतलब होता है भाग देना है, इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना है, इसके बाद में एडिशन का मतलब होता है योग करना है, इसका बाद में सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव करना है, यानी बाकी करनी है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना कि ब्रैकेट के अंदर 3-4 ब्रैकेट आते हैं। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट का यूज करेंगे। सबसे पहले सोल बार को करेंगे सोल, कोई भी संख्या जैसे 3 का बार है इंटू 3 हो रहा है, तो हम 3 बार वाली सोल्व करेंगे सबसे पहले, है ना। इसके बाद में सबसे पहले क्या करेंगे, 1 नंबर में ब्रैकेट में बार को सोल्व किया जाता है, बार बार बार, इसको बार से शो किया जाता है, बार ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद में नंबर दूसरा सोल्व किसको किया जाता है दोस्तों, मंजिला कोष्टक को सोल्व किया जाता है दोस्तों। मंजिला कोष्टक क्या किया जाता है दोस्तों, मंजिला कोष्टक सोल्व किया जाता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। इसके बाद में छोटा कोष्टक सोल्व किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों मंजिला कोष्टक सोल्व किया जाता है दोस्तों, मंजिला कोष्टक। 4th नंबर के बाद में दोस्तों बड़ा कोष्टक सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण कोई दे रखी होती है तो उसमें बार यानी ब्रैकेट पहले सोल्व किया जाता है, बार ब्रैकेट को, इसके बाद में छोटा कोष्टक को, इसके बाद में सोल्व किया जाता है मंजिला कोष्टक को, इसके बाद में बड़े कोष्टक को, इसके बाद में यानी डिवीजन भाग, इसके बाद में सोल्व किया जाता है गुणा को, उसके बाद में जोड़ या योग को, इसके बाद में लास्ट के अंदर सबसे बाद में बाकी सोल्व किया जाता है यानी हल किया जाता है। तो ये सरलीकरण की एक विधि है, सरलीकरण की इम्पोर्टेंट विधि है जो मैथमेटिक्स में मानी जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरीके से मिल जाए और आप इस मैथमेटिक्स का आप लाभ उठा सकते हो, है ना। तो दोस्तों राधे राधे, हम अगली क्लास में बात करेंगे अब।